किस प्रकार से आपको बाल यौन शोषण का अगर कोई मामला सामने आए तो उसमें सरकार आपकी मदद क्या करती है, कानून आपके लिए कैसे सहायता है, आप कानून की मदद कैसे ले सकते हैं और कौन कौन सी एजेंसीज हैं जहां आप इन मामलों को जाकर के अपने ग्रीवेंसेस रख सकते हैं। और समाज में जागरूकता पैदा करने इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। किसी के साथ दुर्घटना हो तो उसको आप रिपोर्ट ज़रूर करें, आप खुल करके सामने आए ऐसे मामलों को, क्योंकि बहुत सारी जगह केसेस को दबा दिया जाता है। माता पिता एक सामाजिक इसको समझते हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक प्रेशर में इसको दबा देते हैं। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अब खुल करके बोलना है, आपको इस बात को बताना है और बच्चों के लिए सजग, सहज, सुरक्षित बचपन कैसे बने, ऐसी जागरूकता हम समाज में फैलाना चाह रहे हैं। बहुत सारे केसेस में जहां हमें लगता है कि चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, डीसीपी यूनिट है, बच्चों के हित में काम नहीं करते, तो उनके अगेंस्ट आयोग लगातार कार्रवाई ऐसी चीज़ों में बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतते और आयोग बड़ी सख्ती से उनके ऊपर काम करता है। भिवानी में 3 महीने पहले 3 लोग सस्पेंड हुए। एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला था और सभी लोग उसमें अरेस्ट भी हो गए हैं और विभाग के भी 3 लोग उसमें सस्पेंड हुए। CWC मेंबर तक भी उसमें टर्मिनेट हुए। नाबालिग बच्ची के गर्भवती होने का मामला था और आयोग ने इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ, क्या मामला क्या था, ये जरा थोड़ा विस्तार से बताइए। हमें सिर्फ मैं अगर बहुत पीछे ना जा करके, अगर मैं सिर्फ पिछले 2021 की बात करूं तो लगभग 30 से 35 नाबालिग बच्चियों की डिलीवरी हुई। बच्ची की माइनर बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। और इस प्रेगनेंसी के बाद किसके लेवल पर ये कमी रही कि एक छोटी सी बच्ची को स्वयं एक बच्चे को पैदा करना पड़ रहा है, जिसके लिए ना वो मानसिक रूप से तैयार है और ना वो शारीरिक रूप से तैयार है। तो उस पर फिर जब हम इसके में हमने बहुत सारे केसेस को जब एनालाइज किया तो ये देखा कि कहीं ना कहीं इसमें मेडिकल बोर्ड की तरफ से भी डिले मिलता है। इसमें मेडिकल बोर्ड की तरफ से कि आज डॉक्टर नहीं बैठे थे, आज बेंच नहीं था, आज फिजिकल नहीं हुआ, हमारे पास सुविधा नहीं थी, इन सब चीज़ों को लेकर के। और दूसरा, जो बच्ची जिसके खुद पिता ने अब्यूज़ किया, माँ घर में नहीं है, तो उस बच्ची का अब मामला, उसको जो अबॉर्शन ले जाना है, टर्मिनेशन ले जाना है, वो कौन लेकर के जाएगा। हरियाणा का एक मामला था जहां एक बच्चे को मंदिर में दान दे दिया गया था। आयोग ने उसमें दखल दिया। आमतौर पर या तो मन्नत के हिसाब से बच्चों का दान दिया जाता है या गरीब परिवार हो, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता, इसलिए वो मंदिर को दान दे देता है। आपने इस मामले में क्या कार्रवाई की? एक बच्चे को मठ में चढ़ा दिया गया। तो उसमें जब आयोग, मैं खुद उसमें गई मठ में, तो वहाँ जाकर के पता चला कि एक और बच्चा वहाँ 2 साल से मठ में रह रहा था। तो उस बच्चे को हमने रेस्क्यू किया और आप यकीन करिए वहाँ के जो हालात थे वो कहीं से भी बच्चे के रहने के लायक नहीं थे। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अभी एक अभियान चला रहा है यौन शोषण के खिलाफ, पुलिस की सहायता से। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा जी से। ज्योति बेंदा जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। थैंक यू। आपने अभी बाल यौन शोषण के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान चलाया था, इसके क्या परिणाम निकले? हमने आदरणीय डीजीपी साहब के सहयोग से हिफाजत बाल यौन शोषण के विरुद्ध एक सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया, जो पुलिस के कोलैबोरेशन से, पुलिस के सहयोग से चला। 11 जिले हम उसमें कवर कर चुके हैं, जिसमें मोबाइल वैन है, जिसमें नुक्कड़ नाटक की टीम है और बहुत सारे हमारे उसमें अवेयरनेस मटेरियल है, फिल्में दिखाई जाती हैं, लोगों को नाटक के माध्यम से बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको बाल यौन शोषण का अगर कोई मामला सामने आए
तो उसमें सरकार आपकी मदद क्या करती है, कानून आपके लिए कैसे सहायता है, आप कानून की मदद कैसे ले सकते हैं, और कौन कौन सी एजेंसीज हैं जहां आप इन मामलों को जाकर के अपने ग्रीवेंसेस रख सकते हैं। और समाज में जागरूकता पैदा करने इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि अगर ऐसे कोई मामले किसी के साथ दुर्घटना हो तो उसको आप रिपोर्ट ज़रूर करें, आप खुल करके सामने आए ऐसे मामलों को, क्योंकि बहुत सारी जगह केसेस को दबा दिया जाता है। माता पिता एक सामाजिक इसको समझते हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक प्रेशर में इसको दबा देते हैं। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अब खुल करके बोलना है, आपको इस बात को बताना है और बच्चों के लिए सजग, सहज, सुरक्षित बचपन कैसे बने, ऐसी जागरूकता हम समाज में फैलाना चाह रहे हैं। और 11 जिले हमारे कवर हो गए अलग अलग माध्यम से। कहीं पर स्कूलों में कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन है, कविता है, पोस्टर मेकिंग है, नाटक के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से हम इस अभियान को चला रहे हैं। जी मैम। अच्छा, जो यौन शोषण के शिकार हैं जो बच्चे, उनकी आयोग किस तरह से मदद करता है? देखिए, जब आयोग के पास दुर्भाग्य से ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसका दूसरा पहलू ये भी कहा जा सकता है कि रिपोर्टिंग बढ़ने लगी है। पहले शायद एफआईआर दर्ज कम होती थी, आज एफआईआर दर्ज ज़्यादा होने लगी हैं। तो एक इसको इस नज़र से भी देखा जा सकता है, साल भर में लगभग 2000 के करीब हमें एफआईआर दर्ज इस केसेस को लेकर के होती हैं और उसमें से भी 95% बच्चा जो यौन शोषण का शिकार होता है वो विद इन फैमिली, रिलेटिव या पड़ोस, वो अपने बहुत नज़दीकी से इसका शिकार होता है जी। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आयोग का ने जहाँ जागरूकता इस विषय पर फैलाता है कि बच्चा हर वो स्थान जहाँ बच्चा रहता है, पढ़ता है, खेलता है, यानी घर, पड़ोस और स्कूल, ये 3 जगह जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली होने चाहिए, बच्चे के लिए मैत्रीतापूर्ण माहौल यहाँ होना चाहिए। फिर हम जागरूकता के साथ बच्चे को कानूनी मदद इंश्योर करते हैं कि बच्चे को लीगल एड ठीक मिल रहा है कि नहीं, बच्चे को फ्री लीगल एड मिले, वकील मिले, बच्चे को इसमें ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए जिस बच्चे को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसमें स्पोर्ट पर्सन भी इसमें बच्चे को एक नियुक्त किया जाता है कि बच्चे को अगर कोर्ट जाना है या मेडिकल जाना है, किसी प्रकार की आवश्यकता है, तो एक स्पोर्ट पर्सन नियुक्त किया जाता है। ऐसा कानून में इसका प्रावधान दिया हुआ है। तो इस तरीके से आयोग जो है इन केसेस में बच्चों की मदद करता है। प्रॉपर काउंसलिंग बच्चों की करवाई जाती है और रेगुलर फॉलोअप इन बच्चों का रखा जाता है। जी मैम। अच्छा, एक नाबालिग बच्ची के गर्भवती होने का मामला था और आयोग ने इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। क्या हुआ, क्या मामला क्या था, ये ज़रा थोड़ा विस्तार से बताइए मैम। हमें सिर्फ मैं अगर बहुत पीछे ना जा करके अगर मैं सिर्फ पिछले 2021 की बात करूं तो लगभग 30 से 35 नाबालिग बच्चियों की डिलीवरी हुई जी। और तो आयोग ने बहुत सारे केसेस में ऐसा सामने आया कि माइनर बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई जी। और इस प्रेगनेंसी के बाद किसके लेवल पर ये कमी रही कि एक छोटी सी बच्ची को स्वयं एक बच्चे को पैदा करना पड़ रहा है ना, जिसके लिए ना वो मानसिक रूप से तैयार है और ना वो शारीरिक रूप से तैयार है। तो उस पर फिर जब हम हमने बहुत सारे केसेस को जब एनालाइज किया तो ये देखा कि कहीं ना कहीं इसमें मेडिकल बोर्ड की तरफ से भी डिले मिलता है। इसमें मेडिकल बोर्ड की तरफ से कि आज डॉक्टर नहीं बैठे थे, आज बेंच नहीं था, आज फिजिकल नहीं हुआ, हमारे पास सुविधा नहीं थी, इन सब चीज़ों को लेकर के। और दूसरा, जो बच्ची जिसके खुद पिता ने अब्यूज़ किया, माँ घर में नहीं है, तो उस बच्ची का अब मामला, उसको जो अबॉर्शन ले जाना है, टर्मिनेशन ले जाना है, वो कौन लेकर के जाएगा। तो ऐसी बच्ची शायद बहुत ही दयनीय स्थिति है कि खुद पिता ने उसको अब्यूज किया और पिता जेल में है जी। तो उस बच्ची के लिए आयोग जो है वो फिर माननीय न्यायालय के समक्ष गया और इसमें हमने न्यायालय से ये भी रिक्वेस्ट की कि आप जो है एक टाइम फ्रेम करें
क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में यही हुआ था कि 2 दिन हॉस्पिटल की छुट्टी थी और 2 दिन बेंच नहीं बैठा। तो उस बच्ची का ये जो हमारा कानून में लिखा है कि 20 हफ्ते में टर्मिनेशन हो सकता है और एक दिन निकल जाने से वो बच्ची का समय निकल गया और उस बच्ची का टर्मिनेशन नहीं हो पाया। तो इसमें बहुत ही अच्छा निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया कि 72 घंटे के अंदर अंदर बोर्ड गठित होगा और बच्ची की अगर शारीरिक स्थिति ठीक है तो ये टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट विद इन 72 आवर्स हो जाए। जी मैम। तो इसके लिए हम लोग कोर्ट के समक्ष गए और ये निर्णय फिर आ पाया। तो आयोग तो मैम खुद भी संज्ञान ले सकता है, ऐसा कोई उदाहरण है आप बता सकते हैं हमें जिसमें आयोग ने संज्ञान लिया और आगे दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आयोग खुद स्वतः संज्ञान का अधिकार आयोग के पास है और चाहे वो अखबार के माध्यम से है या किसी भी ले पर्सन के माध्यम से आयोग ने ऐसे बहुत सारे केसेस को डील किया है। तो पर्टिकुलर अगर बात करें यौन शोषण की तो भी मुझे ध्यान है कि फरीदाबाद जिले में एक MR बच्ची का केस था जिस बच्ची का प्रेगनेंसी डिले जो है वो टोटली जो एजेंसीज हैं, चाहे वो CWC है, DCPO यूनिट है, इन सब की नेग्लिजेंसी के कारण एक MR बच्ची की डिलीवरी हुई जिसको हमने उसके बाद रोहतक PGI में भी भेजा। तो उस मामले में भी हम लोगों ने नोटिस किया और जो कंसर्न अधिकारी थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई इनिशिएट की। जी। अच्छा, एक हरियाणा का एक मामला था जहां एक बच्चे को मंदिर में दान दे दिया गया था। आयोग ने उसमें दखल दिया। आमतौर पर या तो मन्नत के हिसाब से बच्चों का दान दिया जाता है या गरीब परिवार वो बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता इसलिए वो मंदिर को दान दे देता है। आपने इस मामले में क्या कार्रवाई की मैम? बिल्कुल, ये मामला मेरे हिसार जिले में मुझे ध्यान में आया था। एक अखबार के माध्यम से ही स्वतः संज्ञान हमने इस मामले में लिया था कि एक बच्चे को मठ में चढ़ा दिया गया। तो उसमें जब आयोग मैं खुद उसमें गई मठ में तो वहां जाकर के पता चला कि एक और बच्चा वहां 2 साल से मठ में रह रहा था। तो उस बच्चे को हमने रेस्क्यू किया और आप यकीन करिए वहां के जो हालात थे वो कहीं से भी बच्चे के रहने के लायक नहीं थे। सब तरफ तंबाकू और जो एक अच्छा वातावरण होना चाहिए वो बच्चे के लिए उपयुक्त वातावरण भी वहां नहीं था। दूसरा, कोई लीगल प्रोविजन नहीं था और बच्चे की एजुकेशन का अरेंजमेंट नहीं था। उस बच्चे को हमने रेस्क्यू किया और इसके बाद ऐसे भी मामले फिर ध्यान में आने लगे कि जो ट्रांसजेंडर है लोग अपनी मन्नत के रूप में उस केस को, मुझे अभी रेवाड़ी में एक बच्चा मिला जिसका ये पता चला कि इस बच्चे को हरिद्वार में उसकी मदर ने किन्नर आश्रम में छोड़ दिया था, किसी मन्नत पूरी होने पर चढ़ा दिया था। तो उसमें हमने उस बच्चे को फिर आश्रम में रखा। वहां से वो बच्चा किसी तरह भाग आया और उस बच्चे को अपनी मदर के पास रिस्टोर किया और फिलहाल वो बच्चा अपनी मदर के पास है। तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये बच्चे के लिए मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन ये गैर कानूनी भी है कि हमारे कानून में ट्रांसजेंडर बच्चे को गोद नहीं ले सकता। ये बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट में लिखा है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो ये गैर कानूनी है और ऐसे मामले अगर आयोग के संज्ञान में आते हैं तो हम उसी समय इसके ऊपर एक्शन लेते हैं और एक्शन रिकमेंड करते हैं और बच्चे को फैमिली में रिस्टोर करते हैं। अच्छा मैम, अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप छोड़ जाते हैं या कहीं फेंक देते हैं, वो अनाथ आश्रम में आ जाते हैं 18 साल की उम्र के बाद, उनको किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं? आपने कुछ बच्चों को पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिलवाया भी था, तो उनके मामले में क्या कर रहे हैं आप आगे? देखिए, ऐसे बच्चों को CNCP देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चे परिभाषित किया गया है। तो ऐसे जो बच्चे हैं या तो उनके माता पिता पालने पोषने में सक्षम नहीं हैं तो वो अपनी मर्जी से सरेंडर भी कर सकते हैं कि मैं नहीं पाल सकता, इसको आप रखें। तो उसका सबसे पहले तो उस बच्चे को परिवार दिलाना, अडॉप्शन के लिए उसको अडॉप्शन साइट पर लिंक करना। पहला प्रयास बच्चे के लिए परिवार से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। अगर किसी ने छोड़ दिया, कोई स्टेशन पे छोड़ गया, पालने में छोड़ गया, तो पहला प्रयास ये होता है कि हम उसको परिवार दे सके, हम उसको अडॉप्शन के लिए भेज सकें। 7 वर्ष की आयु के बाद अगर बच्चा अडॉप्शन में नहीं जाना चाहता तो वो फिर नहीं जाता है। उसकी एजुकेशन की पूरी व्यवस्था, कि उसकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो,
लेकिन जब हमारा अब तक का क्या प्रावधान था कि 18 तक के लिए तो हमारे पास चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, 18 के बाद का प्रावधान हमारे पास नहीं था। इन्हीं विषय को लेकर के कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से 15 बच्चियां जो बचपन से कुछ महीनों की थी तब से आश्रम में रह रही थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने उनको मिलवाया और बातचीत की। तो बातचीत से ध्यान में आया और उसी समय मुख्यमंत्री जी ने ये एक योजना जिसको हरिहर पॉलिसी के नाम से अभी पीछे इनॉग्रेट किया गया, तो ऐसे बच्चों के लिए सी और डी ग्रुप में अगर वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता का क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो सी और डी ग्रुप के लिए उनको डायरेक्ट नौकरी का प्रावधान उसमें किया गया और उनके 25 वर्ष तक, या तो 25 वर्ष की आयु या फिर शादी से जो भी पहले हो जाए, ऐसा प्रावधान है, तब तक उनकी पूरी देखरेख हरियाणा सरकार करेगी। तो ये योजना लेकर पॉलिसी लेकर के आए और आयोग ने इसको रिकमेंड किया था। तो हम मान्य आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बच्चों को लेकर के इतनी संवेदनशीलता दिखाई और बहुत ही अच्छा निर्णय आया। तो उसमें मैम उनकी बच्चों की पहचान तो होती नहीं, उनकी माता कौन है, उनके पिताजी कौन है और कैसे उनको मतलब सरकारी जो कागजों की खाना पूर्ति है उसमें जो कॉलम होते हैं भरने होते हैं वो तो बच्चे कैसे भर पाएंगे फिर? ये मैं कल भी एक आश्रम में विजिट पर थी और आयोग आजकल इसी विषय पर काम कर रहा है कि हम इन बच्चों के कानूनी रूप से कि अगर बच्चे की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये योजना भी उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनकी कोई जानकारी नहीं है, तो जो होम का सुप्रिटेंडेंट है जिस आश्रम में है उसको उसका लीगल गार्जियन, उसका संरक्षक माना जाता है, उसका अभिभावक माना जाता है। इसके अलावा अभी हमने कुछ पॉलिसीज हैं जिनके जैसे परिवार पहचान पत्र है। परिवार पहचान पत्र बच्चे का आश्रम का होगा, सुप्रिटेंडेंट उसका अभिभावक होगा और उसके कारण जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे गार्जियन में सुप्रिटेंडेंट का नाम गया लेकिन फैमिली आईडी सुप्रिटेंडेंट की उठेगी, बच्चे की नहीं आ पाएगी। तो ये हमने जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस है उनको एक पत्र लिखा है कि आप ऐसे बच्चों के लिए ऑफलाइन फॉर्म करें, ऐसे केसेस को स्पेशल कंसीडर किया जाए ताकि इन बच्चों का परिवार पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ इनको मिल सके। जन्म प्रमाण पत्र के लिए प्रावधान निकल गए हैं, बनने शुरू हो गए, हिसार में भी हमने बनाए। इसमें जो स्थानीय वहाँ के म्युनिसिपल का है या डीसी ऑफिस का भी कोऑपरेशन रहा कि बच्चों की आयु जो है हम लोग उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन है, पहला वर्ष माना जाता है और ऑसिफिकेशन टेस्ट के माध्यम से एक आयु का आइडिया आता है जिसमें कि हड्डियों और उसकी जांच होती है। तो उसके हिसाब से हम उन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और आने वाले 2 महीने में लक्ष्य यही है कि हर बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके, जो बच्चा ऑर्फन है जिसके माता पिता नहीं थे, गांव में सरपंच ने बताया उसके ऑर्फन सर्टिफिकेट की जरूरत है उसको, ताकि उसको आने वाले समय में उनका लाभ मिल पाए। तो उनके कागजात पूरे जिला लेवल पर हम लोग शिविर लगाने जा रहे हैं, तो जिसमें सभी अधिकारी बैठ करके जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो इन शिविर में इन बच्चों के कागजात पूरे हों ताकि इनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाए। मैम जेलों में बंद जो महिलाएं हैं और जिनके साथ छोटे बच्चे रहते हैं जेलों में, उनके लिए भी आयोग काफ़ी कुछ कर रहा है, जरा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जो जेल महिला कैदी हैं और उनके साथ जो बच्चा है उसमें 6 वर्ष की आयु तक मदर अपने साथ बच्चे को रख सकती है और इस मामले को लेकर के आरडी उपाध्याय जी की एक जजमेंट है और आयोग ने भी इसमें अपनी बहुत सारी रिकमेंडेशन भेजी और ऐसी महिलाओं को हीनियस क्राइम वाली जिनके साथ बच्चे हैं अलग सेपरेट बैरक मिले, हीनियस क्राइम वाली महिलाओं के साथ इनको ना रखें ताकि बच्चों पर किसी प्रकार का बुरा असर ना पड़े। एक ये होता था कि महिला को जब अंदर लॉकअप का टाइम है तो बच्चा भी साथ जाता है, तो उस पर भी आयोग ने लिखा कि नहीं, बच्चे का खेलने का समय है, बच्चे का पढ़ने का समय है, उस समय आप उसके लिए क्रच है तो बच्चे को लॉकअप ना किया जाए। बच्चों के लिए आज बहुत अच्छे क्रच हमारी जेलों में डेवलप हो गए हैं और जहां आंगनवाड़ी से भी और कुछ अंदर से भी उन लोगों ने क्रच के लिए एजुकेटर्स को अपॉइंट किया है।
अच्छे पार्क हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 वर्ष की आयु के बाद वो बच्चे अब बाहर मेन स्कूल जाने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, आयोग के लिए भी चैलेंज था, और क्योंकि टेक्निकली चीज़ें प्रिजन डिपार्टमेंट के साथ हमारी लगातार इसमें मीटिंग हुई, और वहाँ टेक्निकली भी प्रॉब्लम थी कि किस केस में है, क्या बाहर भेजना बच्चे की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रहेगा। लेकिन बच्चा है और उसकी जिम्मेवारी विभाग की है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम उसको उसके बचपन से वंचित नहीं कर सकते जी। बच्चे का जो विकास अपने साथी पीयर ग्रुप अपने आयु वर्ग के साथ होगा, वो विकास उसका कभी भी जेल में रह करके नहीं हो सकता था। तो उसके लिए हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लें और उसके बचपन से उसको वंचित ना करते हुए हमने उसको स्कूल भेजने का निर्णय लिया। और 12 बच्चे हमारे जो आयु को पूरा कर गए और वो अब जेल से मेन मुख्य स्कूल जाने लगे हैं स्कूल बसेस के माध्यम से। और इसके अलावा पिकनिक का डिसाइड हुई है, बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन है। और एक चीज़ और रिकमेंड करी आयोग ने कि इनका परिवार से बातचीत का समय बढ़ाया जाए जी। जो मदर को समय मिलता है वो उतना समय उसके 8 मिनट 10 मिनट का समय बच्चे को परिवार से बात करने के लिए दिया जाए, तो ताकि बच्चे का किसी भी तरह से जो सामाजिक और भावनात्मक विकास है वो प्रभावित ना हो। लेकिन अभी भी ये एक चैलेंज है, अभी भी एक चैलेंज है। किसी जेल में 1 बच्चे हैं, किसी में 2 बच्चे हैं, तो वहाँ हमें लगता है कि बच्चे के विकास में ये एक बहुत बड़ी बाधा है जी। तो इस पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। जो प्रिजन डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज और किया जाना चाहिए कि बच्चे को जहाँ एक ही बच्चा रह रहा है तो वो बच्चा, या मेरा अपना अनुभव रहा कि मैंने तिहाड़ जेल भी विजिट की, मैंने लगभग सभी जेल विजिट की, तो वहाँ पर क्योंकि महिला कैदी जहाँ हैं वहाँ पर सिर्फ महिला ही कर्मचारियाँ होती हैं, पुलिस वाले जो हैं वो महिला होती हैं, तो फिर बच्चे अलग अलग रिएक्ट करते हैं। जब कोई जेंट्स जाता है तो बच्चे डरने लगते हैं, उनको वैसा सामाजिक एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा। तो ये सब चैलेंजेस अभी हैं और इनके ऊपर आयोग भी और काम करेगा जी। मतलब क्या सरकार से आयोग ने कोई सिफारिशें की हैं बच्चों के उसके लिए? हाँ, ये हमने सिफारिश भेजी है आयोग को, प्रिजन डिपार्टमेंट को हमने रिकमेंडेशन भेजी है जो लागू हुई है बहुत अच्छे से जी। और बच्चों का जो पिकनिक पर जाना, फोन पे बातचीत, स्कूल जाना, तो ये सब बच्चे के बौद्धिक विकास में बहुत सहायक है। अब मैम समय समय पर बाल आश्रमों का निरीक्षण करती रहती हैं, क्या वहाँ जो बच्चों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी मिलती हैं, और अगर कोई खामियाँ हैं तो आपने क्या कोई कार्रवाई की है? देखिए, बाल आश्रम में एक तो ओपन शेल्टर होम चलते थे जिनमें शॉर्ट स्टे के लिए बच्चों को भेजा जाता है, तो पहले 25 चलते थे। आयोग ने अपनी इंस्पेक्शन की और उनकी जो भी खामियां थी उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन भेजी और आज के दिन 12 चल रहे हैं, लगभग 13 बंद हो चुके हैं। बहुत सारी जगह जहां हमें लगता है कि प्राइवेट NGOs चला रही हैं या वो सरकारी हैं, जहां भी हमें लगता है कि चाहे वो स्टाफ पूरा नहीं है या बच्चों को एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही, खाना अच्छा नहीं मिल रहा। अभी कुरुक्षेत्र, गत सप्ताह मेरा कुरुक्षेत्र एक आश्रम में जाना हुआ, तो उसमें एज पर लॉ जो है हम लड़की और लड़के एक ही कैंपस में नहीं रख सकते जी, है ना, ये कानून में लिखा है। लेकिन उस कुरुक्षेत्र के उस आश्रम में नीचे फ्लोर पे लड़के हैं और ऊपर फ्लोर पे लड़कियां हैं, तो आयोग ने विभाग को लिखा कि इसको तुरंत निर्णय लिया जाए और बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे आश्रमों में अलग अलग खामियां। पलवल में हमने एक आश्रम को बंद किया, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन था पलवल में, उसमें JJ एक्ट के तहत FIR भी दर्ज करवाई और उसको बंद किया। करनाल मधुबन का एक मामला आपको ध्यान में हो कि रात को बच्चे निकल करके घरोंडा विधायक के यहाँ पहुंच गए थे, तो उसमें हमने होम सुप्रिटेंडेंट को टर्मिनेट, हमारी रिकमेंडेशन पर होम सुप्रिटेंडेंट टर्मिनेट हुआ और वहाँ भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां थी उनको पूरा किया गया। बहुत सारे केसेस में जहां हमें लगता है कि चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, DCP यूनिट है, बच्चों के हित में काम नहीं करते, तो उनके अगेंस्ट आयोग लगातार कार्रवाई, ऐसी चीज़ों में बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतते और आयोग बड़ी सख्ती से उनके ऊपर काम करता है। भिवानी में 3 महीने पहले 3 लोग सस्पेंड हुए जी। एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला था और सभी लोग उसमें अरेस्ट भी हो गए हैं और विभाग के भी 3 लोग उसमें सस्पेंड हुए, CWC मेंबर तक भी उसमें टर्मिनेट हुए। तो इस तरह के केसेस में आयोग को जहां भी रिपोर्ट मिलती है तो वहां हम बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं। मैम, प्राइवेट स्कूलों में जो हॉस्टल बने हुए हैं जिसमें बच्चे रहते हैं, मोटी फीस वसूल की जाती है, सुविधाएं कुछ मिलती नहीं,
आपने शायद प्राइवेट स्कूलों की कोई सूची भी मांगी थी जो आप तक नहीं पहुंची, और आपने शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में शायद मेरे ख्याल से आग्रह किया है। तो बिल्कुल। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल का मैंने कुछ हॉस्टल हम लोगों ने इंस्पेक्शन की प्राइवेट स्कूल के, तो बच्चे इतना महत्वपूर्ण, जहाँ पर 5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु से बच्चे रहने लगते हैं और उनकी कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है, वो किसी के रिकॉर्ड में नहीं है। करनाल का एक पॉलिटेक्निक का मामला आया जिसमें बच्ची ने छात्रावास में सुसाइड कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां भी हमने पूछा कि क्या आपके पास काउंसलर था, कि बच्ची इस प्रेशर से निकल रही थी, तो क्या आपके पास स्टाफ था, क्यों वो इस हालात पर पहुंची? जी। तो ऐसा बहुत सारी जगह है कि आप जहां बच्चे रह रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड ना होना, उनकी कोई मॉनिटरिंग बॉडी ना होना, क्योंकि ये बच्चे की जो बढ़ती हुई आयु है, ग्रोइंग एज है, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। ऐसे में चाहे उसका खान पान है, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ है, उसकी एजुकेशन है, तो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। तो हमने हरियाणा शिक्षा विभाग से पूछा कि कितने छात्रावास आपके विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं जो विद इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल के साथ हैं। तो वो हमें सिर्फ कस्तूरबा या जो सरकारी नवोदय हैं उनकी सूची उपलब्ध करा पाए, बाकी किसी भी छात्रावास का कोई रिकॉर्ड वहाँ नहीं है। जब मैंने छात्रावास में पूछा कि कोई मॉनिटरिंग एजेंसी या विजिटिंग एजेंसी, यहाँ तक कि मैंने जब डीओ को पूछा तो डीओ साहब ने जवाब दिया कि ये हमारे अथॉरिटी में नहीं आते, जबकि बड़ा साफ साफ एजुकेशन कोड में लिखा है कि हॉस्टल जो होगा वो डीओ के थ्रू रजिस्टर होगा जी। ये बड़ा एजुकेशन कोड में लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है जी। तो इसके लिए हमने विभाग को भी लिखा। उसके अलावा भी एक कोई स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से चला रहा है, कोई सैनिक स्कूल की तैयारी के नाम से चला रहा है, कहीं स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों को रखा जा रहा है। तो लेकिन वो किसके रिकॉर्ड पर हैं, क्या बच्चे को वो सब सुविधाएं मिल रही हैं? तो हमारी आयोग की ये रिकमेंडेशन है और बहुत जल्दी हम लोगों ने अभी पिछले हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम जी अनुपमा के साथ मीटिंग थी और मैडम ने इसको कहा है कि हम इसको परसू करेंगे। तो आयोग की ड्राफ्टिंग गाइडलाइन की हो गई है और बहुत जल्द इस विषय को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये विषय वहाँ भी डालेंगे। और ऐसा प्रावधान जब कुछ प्रांत में चल भी रहा है, तमिलनाडु में पूरा कानून है हॉस्टल रजिस्ट्रेशन का, तो ऐसा कानून अब हरियाणा में भी आए, तो इसके ऊपर अब आयोग काम कर रहा है। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा, जिनका ये कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चों के हॉस्टल हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर वे जल्दी ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिलेंगे। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।